सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरा नमस्कार। विवेकानंद स्कूल निमका थाना की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, अपनी बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में लेसन 3 का पॉइंट चल रहा था परागण। लेसन 3 का पॉइंट था अपना परागण, जिसे पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन, परागण किसे कहते हैं, यह डेफिनेशन कल कंप्लीट हो गई थी। परागण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें परागकोश से परागकण मुक्त होकर वर्तिक आगर तक पहुंचते हैं। तो परागकोश से परागकणों का मुक्त होकर वर्तिक आगर तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण। आपको बताया था मैंने, परागण 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का कौन कौन सा? एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। प्रिय छात्रों, स्वपरागण किसे कहते हैं? जब किसी एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो वो स्वपरागण कहलाता है। स्वपरागण 2 प्रकार का बताया था मैंने। एक बताया था मैंने स्वयुग्मन और दूसरा बताया था मैंने सहजात पुष्पी परागण। स्वयुग्मन किसे कहते हैं? जब एक पुष्प के परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, अर्थात परागण क्रिया एक पुष्प में ही होती है, या यह कहें कि नर युग्मक और मादा युग्मक एक ही पुष्प के होते हैं, तो इसे कहते हैं अपन स्वयुग्मन। सहजात पुष्पी परागण में क्या था? सहजात पुष्पी परागण में यह था कि एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो उसे क्या कहते हैं अपन? सहजात पुष्पी परागण। क्लियर? आपको स्वपरागण के लिए अनुकूलन भी बताए थे मैंने कि स्वपरागण के लिए पौधे में या पुष्प में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए और वो विशेषताएं क्या क्या थी। पहला अनुकूलन बताया था मैंने उभयलिंगता या द्विलिंगी, बाइसेक्सुअलिटी। उभयलिंगता या द्विलिंगी का मतलब यह था कि स्वपरागण के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक होता है। पुष्प यदि द्विलिंगी होगा और उस पुष्प में नर जननांग और मादा जननांग दोनों होंगे, तभी ही क्या होगा? स्वपरागण। और ऐसा जनरली किसमें पाया जाता है? ऐसा पाया जाता है मटर में। दूसरा मैंने बताया था आपको समकाल पक्वता। समकाल पक्वता का मतलब यह था कि नर जननांग यानी परागकोश और मादा जननांग यानी वर्तिकाग्र का परिपक्वन एक साथ होना चाहिए। जब एक साथ परिपक्व होंगे तो परागकोश से मुक्त हुए परागकण को वर्तिकाग्र ग्रहण कर लेगी और परागण क्रिया संपन्न हो जाएगी। और ऐसा किसमें देखा गया? ऐसा देखा गया है गुल अब्बास और सदाबहार में। क्लियर? तीसरा बताया मैंने अनोनमिलियता, क्लिस्टोगेमी। अनोनमिलियता बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी मोस्ट है, कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन डाल देता है। अनोनमिलियता का मतलब क्या बताया मैंने? कुछ पौधों में उनके पुष्प हमेशा बंद रहते हैं, कभी भी वो खुलते नहीं हैं, हमेशा बंद रहते हैं। पुष्प द्विलिंगी होता है और पुष्प जब बंद रहेगा तो उस पुष्प में जो परागकण होंगे, जो परागकोश से मुक्त होते हैं, वो परागकण बाहर नहीं आ पाएंगे और बाहर नहीं आ पाएंगे तो वो स्वयं की वर्तिकाग्र पर ही जाकर के अंकुरित हो जाएंगे, अर्थात उनमें सदैव क्या होता है? स्वपरागण होता है।
और एग्जाम्पल इसका कौन से पौधे में पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल है वायोला और कनकोआ। ये इसका एग्जाम्पल है। यहां तक की चर्चा अपन कल के पिछले लेक्चर में कर चुके थे। आज अपना जो पॉइंट है वो है पर परागण, यानी परागण का सेकंड टाइप आएगा। पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है अपना, और वो है पर परागण, जिसे अपन क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। पर परागण किसे कहते हैं? पर परागण का मतलब यह था कि एक पौधे के परागकण तो दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र होती है। दो पौधों के मध्य जब परागण क्रिया होती है तो इसे कहते हैं पर परागण या क्रॉस पोलिनेशन। देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई पुष्प पौधा है और पौधे की मान लीजिए ये कोई टहनी वगैरह है, ये टहनी है। साथ ही इस पौधे का ये पुष्प है और ये क्या है, ये भी पुष्प है। इसके साथ ही इसी जाति का एक दूसरा पौधा और है, इसी जाति का है, ये इसकी टहनी है। इसी जाति का है और ये इसका पुष्प मान लो, इस दूसरे पौधे का ये पुष्प लगा हुआ है, ये पुष्प है। यहां भी मान लीजिए ये पुष्प है, ये पुष्प लगे हुए हैं। क्लियर? आपको पता है पौधे दो हैं, एक पौधा ए है, मान लीजिए ये पौधा ए है और ये पौधा बी है, लेकिन दोनों की जाति क्या है? समान है, यानी दोनों समान जाति के पादप हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें मान लीजिए ये पौधा है, इस पौधे के परागकण है, इस पौधे के क्या है? परागकण, और दूसरे पौधे के पुष्प में क्या है? वर्तिकाग्र। तो इस पुष्प के परागकण मुक्त होकर के और दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसी यदि प्रक्रिया होती है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं अपन पर परागण। और आपको यह भी पता है पर परागण की क्रिया दो अलग अलग पौधों के मध्य संपन्न होती है, जबकि जो स्वपरागण होता है वो एक ही पौधे के मध्य होता है। अब आपको यह भी पता होगा कि स्वपरागण के लिए कौन कौन सी अनुकूलताएं होनी चाहिए। जैसे अपने स्वपरागण के लिए अपने अनुकूलता पढ़ी थी, वैसे ही पर परागण के लिए भी क्या पाई जाती हैं? अनुकूलताएं पाई जाती हैं। तो परिभाषा हो जाएगी, जब किसी, देख दोबारा बोल रहा हूं मैं, जब किसी एक पौधे के पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो ये क्या कहलाता है? पर परागण कहलाता है। और इसमें देखा होगा कि एक पौधे से परागकण दूसरे पौधे तक पहुंच रहे हैं तो उस परागकण को वहां तक पहुंचाने के लिए किसी माध्यम की, किसी वाहक की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो इससे पहले अपन देखेंगे कि पर परागण के लिए कौन कौन सी विशेषताएं या अनुकूलताएं पाई जाती हैं। पॉइंट है, पर परागण हेतु अनुकूलताएं, यानी ऐसी कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए जिससे पौधों में ज्यादातर पर परागण हो। और पहली है इसमें सौबंध्यता। पहली अनुकूलता है सौबंध्यता। सौबंध्यता का मतलब क्या है? सौबंध्यता का मतलब यह होता है
कि कई बार कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके पुष्प द्विलिंगी होते हैं। अब द्विलिंगी पौधा होगा तो उनमें स्वपरागण की संभावना होती है, लेकिन उन पौधों में आनुवंशिक रूप से इस प्रकार की विशेषता पाई जाती है कि उस पुष्प के परागकण स्वयं की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पाते हैं, यानी खुद के परागकण खुद की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होंगे, ऐसा उसमें आनुवंशिक रूप से यानी जन्मजात पाया जाता है। तो ऐसी विशेषता या ऐसे पौधे जिनके पुष्पों में स्वयं के परागकण स्वयं की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पाए, तो ऐसा गुण कहलाता है स्वबंध्यता। एक पुष्प के परागकण अपनी ही वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होगा तो उसमें स्वपरागण कभी भी संभव नहीं हो सकता। ऐसे पौधों में सदैव क्या होगा, परपरागण होता है। और इसका एग्जाम्पल कौन कौन से पौधों में हो सकता है ऐसा, और इसका एग्जाम्पल है आपका अंगूर है, राखी बेल है, इसके अलावा पिटूनिया है। इसका एग्जाम्पल ऐसा किसमें पाया जाता है स्वबंध्यता, तो इसका एग्जाम्पल है राखी बेल, इसके अलावा पिटूनिया, और पिटूनिया के अलावा अंगूर। यानी कहने का मतलब ये जो पौधे हैं, ये पौधे इन पौधों के पुष्प द्विलिंगी होते हैं। और द्विलिंगी में आपको मैंने बताया था कि उभयलिंगिता मैंने बताया था आपको, जिसको द्विलिंगी भी कहते हैं। द्विलिंगी में ज्यादातर स्वपरागण होता है, लेकिन इनमें स्वपरागण नहीं होता। क्यों नहीं होता? इनमें कौन सा गुण पाया जाता है? स्वबंध्यता। स्वबंध्यता का मतलब ये होता है कि इन पौधों के पुष्पों में जो परागकण होते हैं वो चाहे अपनी वर्तिकाग्र पर गिर जाएं, लेकिन गिरने के बाद भी वो क्या नहीं हो पाते, अंकुरित नहीं हो पाते। अंकुरित नहीं होगा तो उसमें कौन सी क्रिया नहीं होगी, परागण क्रिया नहीं होगी। फिर दूसरा है एक लिंगता। दूसरे जो अनुकूलता है वो है एक लिंगता, यानी यूनिसेक्सुअलिटी। और उसमें स्वपरागण में आपको मैंने द्विलिंगता बताया था या उभयलिंगता बताया था। एक लिंगता का मतलब यह होता है, एक लिंगता का मतलब यह है कि सामान्यतः कुछ पौधों में जो पुष्प होते हैं वो एक लिंगी होते हैं। यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि उनके पुष्प क्या होते हैं, एक लिंगी, अर्थात उस पौधे के ऊपर जो पुष्प होगा उस पुष्प में या तो नर जननांग के रूप में पुंकेसर होगा या फिर मादा जननांग के रूप में क्या होगा, स्त्री केसर होता है। तो उनमें जब पुष्प एक लिंगी होता है तो उनमें स्वपरागण की संभावना 0% होती है। उनमें हमेशा क्या होता है, परपरागण पाया जाता है। कुछ ऐसे पौधे भी पाए जाते हैं जिनमें पौधा एक ही होता है, पौधा तो एक ही होता है, लेकिन उसमें दोनों लिंग वाले एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं। यानी एक पौधा है, उस पौधे के ऊपर एक नर जननांग और मादा जननांग वाले पुष्प लगे होते हैं, साथ साथ लगे होते हैं। एक ही पौधे पर कहीं कहीं पर पुंकेसर वाला पुष्प होगा और कहीं कहीं पर स्त्री केसर वाला पुष्प होगा। जो पुंकेसर वाला पुष्प होगा वो नर पुष्प कहलाता है, जो स्त्री केसर वाला पुष्प होगा वो क्या कहलाएगा, मादा पुष्प कहलाता है। यानी वैसे पुष्प दोनों हैं, नर वाला भी है, नर पुष्प भी है, मादा पुष्प भी है, लेकिन वो एक लिंगी पुष्प है और पौधा एक ही होता है। और ऐसा एग्जाम्पल किसमें पाया जाता है, ऐसा देखा गया है लौकी में, तुरई में, इनके अंदर ही पाया जाता है। तीसरा आता है भिन्न काल पक्वता। तीसरा है भिन्न काल पक्वता। आपको मैंने स्वपरागण में बताया था मैंने समकाल पक्वता, यानी नर जननांग और मादा जननांग का परिपक्वन एक साथ होता है। लेकिन परपरागण वाले पौधों में नर जननांग और मादा जननांग का परिपक्वन और परिवर्धन साथ साथ नहीं होता, बल्कि अलग अलग समय पर होता है। अलग अलग समय पर होने के कारण उनमें स्वपरागण नहीं होता, बल्कि परपरागण की संभावना अधिक रहती है। अब ये जो भिन्नकाल पक्वता होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है पुंपूर्वता और एक होती है स्त्री पूर्वता। यानी ये भिन्नकाल पक्वता दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन कौन सी, एक तो होती है पुंपूर्वता और दूसरी होती है स्त्री पूर्वता। ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है पुंपूर्वता और एक होती है स्त्री पूर्वता। पुंपूर्वता का मतलब क्या होता है? पुंपूर्वता का मतलब यह होता है कि जब पुष्प में
नर जननांग अर्थात पराग कोश का परिपक्वन पहले होता है, जबकि स्त्री केसर यानी वर्तिकाग्र का परिपक्वन बाद में होता है। यानी पुष्प द्विलिंगी है, पुष्प द्विलिंगी है, उसमें पराग कोश भी है, स्त्री केसर भी है, लेकिन दोनों परिपक्व नहीं होते साथ, दोनों का परिवर्धन एक साथ नहीं होता, बल्कि अलग अलग समय पर होता है। अब आपको पता है जो भिन्न काल पक्वता ये दो प्रकार की, इसमें पहले है पुंपूर्वता। पुंपूर्वता का मतलब ये होता है कि उस पुष्प में उपस्थित पराग कोश परिपक्व पहले होता है, उसमें पहले परागकण बन जाते हैं, लेकिन जो स्त्री केसर है, वर्तिकाग्र है, उसका परिपक्वन बाद में होता है। जब आपको पता है कि वर्तिकाग्र परिपक्व नहीं हुई जबकि परागकोश परिपक्व हो गया, तो परागकोश परिपक्व होगा तो क्या निकलेंगे? परागकण निकलेंगे, लेकिन वो निकले हुए पराग कण कहां जाके गिरेंगे? वर्तिकाग्र पर। लेकिन वर्तिकाग्र तो परिपक्व नहीं है, वर्तिकाग्र तो अभी अपरिवर्तित है, तो उसमें वहां पर क्या नहीं होगा? अंकुरण नहीं होगा। तो पुंपूर्वता का मतलब यह है कि वर्तिकाग्र से पहले पराग कोश का परिपक्व होना क्या कहलाता है? पुंपूर्वता। स्त्री पूर्वता इसका उल्टा हो जाएगा कि जब किसी पुष्प में वर्तिकाग्र परागकोश से पहले परिपक्व हो जाए तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? स्त्री पूर्वता। तो इस प्रकार से जो परिपक्वता है ये दो प्रकार की हो गई, पुंपूर्वता और स्त्री पूर्वता। चौथा जो पॉइंट आता है वो है अवरुद्ध परागणता या हर्कोगेमी। चौथा पॉइंट है, और चौथा पॉइंट को क्या कहोगे आप? अवरुद्ध परागणता, या इसी को कहते हैं हर्कोगेमी। ध्यान रखना ये जो पॉइंट है ये बोर्ड में एक दो बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये जो हर्कोगेमी वाला नाम है, हर्कोगेमी वाला जो पॉइंट है वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से क्या है? मोस्ट है। क्लियर? हर्कोगेमी किसे कहते हैं? हर्कोगेमी का मतलब ये होता है कि आपको पता है पर परागण करवाने के लिए परागकोश और वर्तिकाग्र के मध्य, पौधों में पर परागण के लिए परागकोश और वर्तिकाग्र के मध्य कुछ ऐसी संरचनात्मक भिन्नताएं पाई जाती हैं, कुछ ऐसे संरचनात्मक अवरोध पाए जाते हैं जिसके कारण परागकोश से मुक्त परागकण उसके वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंचे पाते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि एक तो है परागकोश, एक तो है परागकोश, और परागकोश में आपको पता है क्या है? परागकण। क्या भरे हुए हैं? परागकण भरे हुए हैं। और एक है वर्तिकाग्र, एक क्या है? वर्तिकाग्र। आपको पता है कि परागकोश के जो परागकण हैं ये परागकण कहां जाके गिरते हैं? वर्तिकाग्र पे जाके गिरते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि परागकोश और वर्तिकाग्र के मध्य, इन दोनों के मध्य क्या पाया जाता है? संरचनात्मक अवरोध। संरचनात्मक अवरोध का मतलब यह होता है कि इन दोनों के मध्य कुछ ऐसा अवरोध पाया जाता है, ऐसी बाधाएं पाई जाती हैं जो इस परागकण को यहां तक पहुंचने से क्या करती हैं? वो रोकती हैं। जब किसी पौधे में परागकोश और वर्तिकाग्र के मध्य यदि संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है जिससे पर परागण क्रिया रुकती है तो वो कहलाता है हर्कोगेमी। क्या कहलाता है? हर्कोगेमी। तो ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। अब हर्कोगेमी देखिए किसमें पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। हर्कोगेमी का एग्जाम्पल एक है कैरियोफिलेसी। कैरियोफिलेसी कुल के जो पौधे होते हैं उन पौधों के अंदर वर्तिका जो होती है उसकी लंबाई पुंकेसर से बहुत अधिक होती है। यानी जो वर्तिका होती है, जैसे मान लीजिए इसको आप इस प्रकार से देख सकते हो, मान लीजिए ये आपका पुंकेसर है, लेकिन ये आपकी क्या है? यह वर्तिका है।
और इसका नीचे का भाग क्या है, अंडाशय, और ये क्या है, वर्तिकाग्र। अब आपको पता है इस पुंकेसर की तुलना में जो ये वर्तिका है, यहां से लेकर के और यहां तक का जो पोर्शन है, ये इसे वर्तिका कहते हैं। तो वर्तिका की जो लंबाई है वो पुंकेसर की तुलना में क्या पाई जाती है, बहुत ज्यादा। और बहुत ज्यादा होने के कारण बहुत ज्यादा होने के कारण इस पराग कोश के जो परागकण है वो इसकी वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसमें क्या भरे हुए हैं, परागकण, और परागकण बाहर मुक्त हो गए स्फुटन के बाद। अब ये परागकण यहां पहुंचना चाहते हैं, लेकिन इसमें ऐसा अवरोध पाया जाता है कि ये परागकण यहां पहुंचे नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पाते, क्योंकि इनकी संरचना में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। एक बड़ी है और एक क्या है, छोटी है। इन दोनों की यदि साइज या लंबाई समान होती तो शायद ये परागकण इस वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते। तो इस प्रकार की जो संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है, ये क्या कहलाता है, ये हर्कोगेमी कहलाता है। और ऐसा जनरली किसमें देखा गया, कैरियोफिलेसी कुल के पौधों में। इसके अलावा एक दूसरा एग्जाम्पल और है, ग्लोरियोसा। एक दूसरा एग्जाम्पल और है, यहां पर दूसरा एग्जाम्पल ये है ग्लोरियोसा। ग्लोरियोसा में क्या होता है, ग्लोरियोसा में परागकोश इस प्रकार से स्फुटित होते हैं, परागकोश इस प्रकार से बिखरते हैं कि वो दूर जाके गिर जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बहुत दूर जाके गिर जाते हैं। और बहुत दूर जाके गिर जाएंगे तो उस वर्तिकाग्र पर तो परागकण पहुंचेगा ही नहीं, और वर्तिकाग्र पर परागकण नहीं पहुंचेगा तो परागण क्रिया संभव नहीं होती है। तो इस प्रकार की जो संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है वो क्या कहलाता है, हर्कोगेमी कहलाता है। फिर तीसरा आता है, अगला पांचवा जो आता है वो देखिए आप, पांचवा है विषम वर्तिकात्व। पांचवा है विषम वर्तिकात्व। विषम वर्तिकात्व का मतलब यह होता है, विषम वर्तिकात्व जनरली पाया जाता है प्रिमूला पादप में। ऐसा एग्जाम्पल किसमें होता है, प्रिमूला पादप में। देखिए विषम वर्तिकात्व, विषम का मतलब एक तो सम होता है, एक विषम। विषम का मतलब होता है अलग अलग, विषम का मतलब होता है अलग अलग या भिन्न भिन्न। वर्तिकात्व का मतलब होता है वर्तिका का होना। पौधे के अंदर जो वर्तिका होती है उस वर्तिका की लंबाई क्या होती है, अलग अलग होती है। प्रिमूला पौधे में दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। एक वे पुष्प होते हैं जिनमें वर्तिका की लंबाई ज्यादा और पुतंतु की लंबाई कम होती है। यानी दो कंडीशन होंगी। एक में क्या होगा, एक में मान लीजिए ये वर्तिका है, ये इसका अंडाशय है, और ये इसका वर्तिकाग्र है, और ये मान लीजिए पुंकेसर है। यहां आपने देखा पुंकेसर की तुलना में वर्तिका की लंबाई क्या है, ज्यादा है। या दूसरी कंडीशन ये बन सकती है, ये मान लीजिए वर्तिका है और ये इसके नीचे का भाग अंडाशय है और ये वर्तिकाग्र है, और मान लीजिए ये क्या है आपका पुंकेसर है। ये क्या है, पुंकेसर। दो कंडीशन आ गई। यहां पर देखिए एक पुष्प में वर्तिका की लंबाई ज्यादा है जबकि दूसरे पुष्प में वर्तिका की लंबाई क्या है, कम है। तो इस प्रकार की जो वर्तिकाएं पाई जाती हैं, ऐसी स्थिति में स्वपरागण की संभावना बहुत कम रहती है। और ऐसे पौधे में जनरली क्या होता है, ऐसे पौधों के अंदर पर परागण की संभावना ज्यादा रहती है। इस स्थिति को, इस कंडीशन को कहते हैं विषम वर्तिकात्व। तो आपको पता है पर परागण के लिए पौधों में किस किस का होना जरूरी है, स्वबंध्यता का होना जरूरी है, एक लिंगी पुष्प का होना जरूरी है, भिन्न काल पक्वता का होना जरूरी है, अवरुद्ध परागणता या हर्कोगेमी का होना जरूरी है, और विषम वर्तिकात्व का होना जरूरी है। ये पौधों में पर परागण के लिए पाई जाने वाली अनुकूलताएं होती हैं। यहां तक की बातें आपके क्लियर हो चुकी होंगी। कुछ हेल्प अपनी बुक से भी लेते रहना।
अब आता है परपरागण की विधियां। परपरागण की विधियां या परपरागण के प्रकार। प्रिय छात्रों, परपरागण में आपको मैंने बताया था कि परपरागण में एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचते हैं और उन परागकणों को दूसरे पुष्प तक पहुंचाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वाहक की आवश्यकता होती है। माध्यम के रूप में कारक हो सकते हैं जैविक और अजैविक। अजैविक कारकों में वायु और जल होता है, जबकि जैविक कारकों में कीट या कोई पक्षी हो सकता है। तो इस प्रकार से माध्यम या वाहक के आधार पर जो परपरागण होता है वो सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। एक होता है वायु परागण, एक होता है जल परागण, एक होता है कीट परागण। लेकिन यहाँ पर 2 परागण और दे रखे हैं जो विशेष कंडीशन में होते हैं, बल्कि सामान्यतः नहीं पाए जाते। इन माध्यमों के आधार पर ही परपरागण की विधियां या परपरागण के प्रकार कल के लेक्चर में अपन देखेंगे। क्लियर? आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।